आज हम शुरू करते हैं ऐसे 530। कल जो हमने किया था वो ऐसे 500 किया था एंड 610 किया था। हल्का से मैं आपको एक बार ओवरव्यू बताता हूँ क्या था इसमें। 500 जो हमने किया था वो किया था ऑडिट एविडेंसेस के बारे में कि ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं। 610 जो हमने किया था वो किया था हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में कि इंटरनल ऑडिट होती क्या है, कौन करता है, और क्या एक्सटर्नल ऑडिटर उसके काम को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज हम शुरू करने वाले अपना ऐसे दैट इज 530 दैट इज ऑडिट सैंपलिंग कि it is not practicable to on behalf of the auditor to verify each and every transaction, so it is feasible to apply the sampling technique। अब sampling technique में क्या होता है, अगर हमारे पास 100 इनवॉइसेस है तो 5 से 10 में इनवॉइसेस चेक करूंगा और पूरे 100 के ऊपर अपना ओपिनियन देके जाऊंगा। बट ऐसे 530 बताता है कि अगर ऑडिटर सैम्पलिंग अप्लाई करता है तो सैम्पलिंग उसको कैसे अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग नाम ले लिया तो वो कुछ भी करेगा। एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल ड्रॉ करेगा, उसके ऊपर ऑडिट करेगा और फिर अपना कंक्लूजन फॉर्म करेगा। सो मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर लेस देन 100% ऑफ आइटम, मतलब मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूं ना वो मैं लेस देन 100% आइटम पे लगा रहा हूं तो उसको हम बोलते हैं मीनिंग ऑफ सॉरी उसको हम बोलते हैं ऑडिट सैंपलिंग। बट जब भी हम सैंपल लगाना चाह रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि अगर 100 में से हमने 20 सैंपल उठाए हैं तो वो 20 सैंपल 100 को रिप्रेजेंट करते हो। पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ डाटा, मतलब टोटल जो सेट ऑफ डाटा होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है जिससे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, मतलब जिससे हम सैंपल उठाएंगे वो पॉपुलेशन कैसे होनी चाहिए। पहली बात वो पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सेकेंड वो पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और थर्ड वो पॉपुलेशन रिलायबल होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज हाँ क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, जो चीज मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ वो सी चीज की पॉपुलेशन होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को जैसे ये बताया गया कि 1000 ही इनवॉइस है बट उसके 200 इनवॉइस और थे। अब ये बताओ ना, 1000 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 100 लेने हैं, अब वो 1200 मुझे बताता तो मैं 120 करता फिर उससे, बट उसने मुझसे वो चीज छुपा ली, मतलब पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं थी और वो रिलायबल होना चाहिए। क्योंकि पॉपुलेशन रिलायबल नहीं है तो मेरे को फिर डिटेल्ड में ही जाना पड़ेगा, वहां पर मुझे सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई नहीं करनी चाहिए। व्हाट आर द सैंपलिंग यूनिट, जो इंडिविजुअल आइटम्स है, इंडिविजुअल आइटम्स हैं जो पूरी पॉपुलेशन को बनाती है उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग यूनिट। अब सैंपलिंग किन के ऊपर लग सकती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी मैं सैंपलिंग लगा सकता हूँ, टेस्ट ऑफ डिटेल के ऊपर भी सैंपलिंग लगा सकता हूँ। टेस्ट ऑफ डिटेल में मैं ये देखूंगा कि मिस स्टेटमेंट्स कितनी है, और कंट्रोल से मैं ये देखूंगा कि कहीं कंट्रोल डेविएटेड तो नहीं हो रहे हैं। फर्दर देयर आर टू अप्रोच ऑफ सैंपलिंग, देयर आर टू अप्रोच ऑफ sampling, first is statistical and second is non statistical। statistical कौन सी होती है, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सैंपल उठाते हैं कि जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें ज्यादा सैंपल उठाओ उस पार्ट से, जिसमें रिस्क कम है उससे कम सैंपल उठाओ। और नॉन स्टैटिस्टिकल अंधाधुन होकर कहीं से भी सैंपल वहीं से सैंपल उठा लिया जाए। तो ज्यादा साइंटिफिक ज्यादा डिफेंसिबल कौन सी होती है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। मतलब ये वो टेक्निक होती है जिसमें मैथमेटिकल लॉ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं बट ऑडिटर अपनी जजमेंट से यूज करता है, और वाइड एप्लीकेबल होती है। और ये कहां पर यूज हो सकती है, सैलरी के लिए हो सकती है, इनवॉइसेस को वॉच करने के लिए हो सकती है, और इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं होती। पर नॉन स्टैटिस्टिकल में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उठाता है सैंपल, और वो सिंपल सिटी होता है। मतलब यार एक बात बताओ ना, जैसे अब मुझे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो वहां पर सैंपल लगाने मुश्किल हो जाएगा स्टैटिस्टिकल वाला। बट नो स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, कुछ भी सैंपल उठा दो, ये सिंपलिसिटी है, इजी टू यूज है, तो इसलिए ये पुराने सालों में काफी साल से चलती आ रही है। बट हमें पैटर्न अवॉइड करने के लिए सरप्राइज एलिमेंट भी चेक करना चाहिए। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर 11वां सैंपल में उठाऊंगा बट ये पैटर्न बन जाता है 11वां 21वां 31वां 41वां 51वां, तो मैनेजमेंट हो सकता है कि उन पे वही रखे जिनमें फ्रॉड नहीं है। तो कभी कभी मुझे सरप्राइज चेकिंग भी करनी चाहिए कि 11th के अलावा कोई और मैं पिक करूं वहां से। और नॉन स्टैटिस्टिकल क्रिटिसाइज का मतलब ये बोला गया कि खराब है क्योंकि वो ना तो ऑब्जेक्टिव होती ना डिफेंसिबल होती, साइंटिफिक में नहीं होती। अब ट्रेडिशनल वर्सेस सैम्पलिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ऑडिटर पुराने टाइम पे अगर उसको गुड सेटिस्फेक्शन चाहिए है
तो 100% चेक करता है वो, बट आज के टाइम पे वो सैंपल से भी 100% चेक कर सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, तो स्मॉलर सैंपल भी हमें अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है। बट अगर कहीं पे कंट्रोल स्लैक है, स्लैक का मतलब वीक है, तो वहां पर हमें लार्जर सैंपल लेना पड़ेगा। अनदर ट्रूथ, एक और ट्रूथ है इसके बारे में, कि सैंपल कभी भी हमें कंप्लीट रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना, अब 1000 में से 100 वेरीफाई कर रहा हूं मैं, हाउ कैन आई 100% श्योरली से कि 900 में कुछ गलतियां होंगी नहीं। 100% तो नहीं कह सकता ना मैं कह सकता हूं बस। तो इसीलिए कभी भी वो कंप्लीट रिलायबिलिटी लेके नहीं आती है। समझे या नहीं समझे? उसके बाद फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ सैंपल, मतलब क्या चीज ऐसे, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो किस हद तक मुझे सैंपल को चेक करना है उस पर इफेक्ट डालेंगे। मतलब मैंने एक्स वाई जेड 3 सैंपल उठा लिया, अब उसके ऊपर मुझे कितना चेकिंग करनी है, वो क्या फैक्टर बताते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, इंटरनल कंट्रोल का स्टेट कैसा है, बुक्स की रिलायबिलिटी कैसी है, टॉलरेबल रेंज कैसा है, और डिजायर कॉन्फिडेंस कैसा है। ये सब चीजें बताती हैं कि किस हद तक हमें चेक करना है। जैसे डिग्री ऑफ डिजायर कॉन्फिडेंस, मतलब अगर मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए उस पे, ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, ऐसा। आगे चलूं। देन एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, क्या बोला? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मतलब स्टैटिस्टिकल होता है, ये ऐसा नहीं होता जितना भारी पॉपुलेशन उतनी भारी सैंपल, उसमें रिस्क के बेसिस पर लिया जाता है। अगर रिस्क सिर्फ 100 पॉपुलेशन में है ना, तो 10,000 में 100 भी चेक कर लूंगा, बहुत रहेगा। तो इसलिए इट डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एरिया। मोर ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ज्यादा होता है, ये मोर डिफेंसिबल है। रिस्क प्रिसीजन के ऊपर बेस होता है, जैसे जहां रिस्क ज्यादा वहां पर इसको अप्लाई कर दो। कैलकुलेटेड रिस्क पता लगाने में हेल्प करता है मुझे, और लार्ज मास ऑफ डाटा का बेटर डिस्क्रिप्शन और वाइडली एप्लीकेबल है। ओके, तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अब हमारा आता है सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग प्रोसेस? सैंपल कलेक्ट करने का, पूरा सैंपल टेक्निक अप्लाई करने का क्या तरीका है, मतलब ऑडिटर जब भी सैंपल लगाना चाहेगा, तो सैंपल वो किस तरीके से लगाएगा, उसकी एक प्रोसेस क्या है। ओके, सबसे पहला हम सैंपल को डिजाइन करते हैं, फिर सैंपल साइज देखते हैं कितना लेना है, साइज डिसाइड हो गया, हम उसको पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर उस सैंपल के ऊपर हम प्रोसीजर्स लगाते हैं, फिर डेविएशन का नेचर देखते हैं और कोज देखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और स्टेटमेंट और रिजल्ट को भी इवेलुएट करते हैं। सो सबसे पहला मुझे सैंपल साइज पता लगाना है, ताकि मेरा जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। और सैंपल साइज मुझे ऐसे तय करना है कि हर एक पॉपुलेशन का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो, और हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? नोट्स ले आओ। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, कंप्लीट क्या वैल्यू। आफ्टर दैट सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन सबसे पहला पॉइंट अपना, कि सैंपल हमें डिजाइन कैसे करना है, मतलब सैंपल डिजाइन करते हुए क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी है। सबसे पहला पर्पज पता होना चाहिए, दूसरा किस नेचर के हैं हमें एविडेंसेस चाहिए, और ऐसे 500 की रिक्वायरमेंट। सर ऐसे 500 की रिक्वायरमेंट कैसे? दैट इट इज टू बी इंश्योर दैट जो सैंपल मैंने उठाया है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सैंपल साइज, अब सैंपल साइज तो ऐसा होना चाहिए कि इससे सैंपलिंग रिस्क कम हो जाए। अब जितना सैंपलिंग रिस्क हम लेना चाह रहे हैं ना, वो सैंपल साइज को अफेक्ट करेगा। सैंपल साइज में ज्यादा लेना चाह रहा हूँ, सैंपल रिस्क की कोई दिक्कत नहीं है, हम कम सैंपल लेंगे, रिस्क हो गया हम देख लेंगे बाद में, तो सैंपल साइज कम होगा। बट मैं कह रहा हूँ मैं रिस्क 1% भी नहीं लेना चाह रहा, तो मुझे सैंपल साइज अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए लोअर द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, ग्रेटर द साइज ऑफ सैंपल साइज। कुछ फैक्टर है जो कंट्रोल्स को टेस्ट करने के टाइम पे सैंपल साइज को अफेक्ट करेंगे। पहला, रिस्क असेसमेंट ज्यादा करना चाह रहा है वो, तो साइज भी ज्यादा। ओके, फिर टोलरेबल रेंज ज्यादा है,
टॉलरेबल मतलब कितना मैं मेच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हैंडल कर सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं, गलतियां पाएंगे देख लेंगे बाद में। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो सैंपल कम। फिर उम्मीद है कि कंट्रोल्स डेविएटेड हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो ज्यादा। फिर लार्ज पॉपुलेशन का कम इफेक्ट पढ़ते, तो स्टैटिस्टिकल का केस हम पढ़ रहे हैं। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल सेम है, अगर रिस्क असेसमेंट ज्यादा करना चाह रहे हैं तो सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। ऑडिटर अदर प्रोसीजर पर सैंपलिंग के अलावा, सैंपलिंग के अलावा 100% चेक करना आप चाहता है वो, तो सैंपलिंग हमारा कम हो जाएगा। फिर डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा, टॉलरेबल ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होगा। अब मिस स्टेटमेंट होने की चांसेस काफी ज्यादा है और सैंपल साइज भी ज्यादा लेना पड़ेगा। और अगर स्ट्रेटिफिकेशन है तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। बताओ इसको। एक जैसे हमारा जो आइटम्स है वो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, वेट करो। हम्म, देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे हमारे पास यहाँ पर ना, अरे यार, लेट्स सी ये हमारे पास ना अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, मतलब बोल्स हैं ये। अब रेड बोल्स भी हैं, येलो बोल्स भी हैं, ब्लू बोल्स में, ब्लैक बोल्स में, सारी तरह की बोल्स है इसमें, राइट। अब ये मेरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब अगर मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, मैं कहूँ यार इसमें तो सैंपल मैं ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी पॉपुलेशन कैसी है, अलग अलग है, हर एक पॉपुलेशन अलग है। तो मैं क्या कर लूंगा, इनको अलग अलग कर लूंगा। जैसे येलो वाली को अलग डाल दूं, रेड वाली को अलग डाल दूं, ब्लू वाली को अलग डाल दूं, और ब्लैक वाली को अलग डाल दूं, और ग्रीन वाले को अलग डाल दूं। अब इनमें से एक भी उठाऊंगा तो भी सफिशियंट है। बट पहले जब हेट्रोजीनियस थी तो मुझे ऐसा लग रहा था सारे अलग लगेंगे तो अब मुझे सारी दोबारा करनी पड़ेगी, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब हेट्रोजीनियस को होमोजेनिटी में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन से जो हमारा साइज ऑफ सैंपल होता है वो कम होता है ज्यादा होता है, कम। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया ऐसा। ओके। और पॉपुलेशन बढ़ने से नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, बस। फिर आइटम सिलेक्ट करनी है। अब सैंपल में जो सिलेक्ट करने हैं उसके मेथड्स भी अलग अलग हैं। रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, और मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, हैफाजार्ड एंड ब्लॉक सैंपलिंग। रैंडम क्या होता है, रैंडम में हमारा होता है कि इस तरह से सैंपल सिलेक्ट करना है, ईच यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ओके, इसके दो पार्ट्स हैं, सिंपल रैंडम एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल रैंडम में क्या होता है कि मतलब इजी टू यूज होता है, और रैंडम नंबर चूज कर लो कि हमें मतलब 10वां, 12वां, 14th, 17, 20, 28, 35, ऐसे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ओके। बट ये अप्रोप्रिएट कहां पर है, जब होमोजीनियस पॉपुलेशन होगा। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब डिस्क्रीट पॉपुलेशन को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर देना। डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग पॉपुलेशन है उनको सेम पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि वेरिएबिलिटी कम। वेरिएबिलिटी मतलब अब जैसे अलग अलग बोल्स थी, मैंने को एक एक में करा, तो जो हेट्रोजेनिटी है वो कम हुई या बढ़ी, कम हुई, ऐसा। और कभी कभार मॉनेटरी वैल्यू से भी हम कर सकते हैं कि जैसे जो 1000 से 10,000 तक के इनवॉइस उनको अलग रख दो, 10,000 से 1 लाख तक के अलग रख दो, ऊपर वाले अलग रख दो, ऐसा। स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं छोटी छोटी पॉपुलेशंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। हर सब पॉपुलेशन क्या बोली जाएगी, स्ट्रेटम। ओके, और जो सब पॉपुलेशन है उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटा। अलग अलग जो पॉपुलेशन बनी है उसको स्ट्रेटा बोला जाएगा। और ये एप्लीकेबल कहां पर होता है, जहां पर पॉपुलेशन हाईली डाइवर्सिफाइड होती है, बस। इंटरवल सैंपलिंग में क्या होता है, इंटरवल सैंपलिंग हमारा होता है कि हर एक इंटरवल के बाद मुझे एक सैंपल, जैसे हर 20 के बाद एक सैंपल उठाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरवल सैंपलिंग। बट इंश्योर करना है कि मतलब जो इंटरवल डिसाइड हुआ है ऐसा ना हो कि वो उसका पैटर्न एस्टेब्लिश होता हो, नॉट स्ट्रक्चर इन अ वे
कोरेस्पॉन्डिंग विद पर्टिकुलर पैटर्न की 11, मैंने 10 यूनिट का पैटर्न बना लिया कि 10 के बाद मुझे एक उठाना है, इंटरवल है 10 मेरा। अब मान लो 11, 21, 31, 41 उनके ऊपर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन हो, तो क्या मेरा जो सैंपल है वो सही है, गलत आया? गलत आया। तो इंश्योर करना है कि इंटरवल जो सेट हुआ है ना, उसमें ऐसा ना हो कि एक ही पैटर्न की ट्रांजेक्शन मेरे सामने आ जाए। और इंटरवल निकालते कैसे हैं? टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल नीडेड। सर एग्जांपल दो, 10,000 पॉपुलेशन है, कितने उठाओगे इसमें से इनवॉइस अपने जजमेंट के हिसाब से बता, जल्दी बोलो। 50, 50 हो गया। अब ये बता कितने के बाद एक उठाना है कि 10,000 तक 50 बन जाए? हाँ, 50 डिवाइड बाय 200, ऐसा। हर 200 के बाद मुझे एक उठाना है, बस। हो जाएगा। मॉनेटरी यूनिट मतलब यही बात है इसमें तो, कि जहां पर हम कंक्लूजन मॉनेटरी वैल्यू में देते हैं और वैल्यू वेटेड में जो रिजल्ट होता है वो मॉनेटरी अमाउंट में जाता है। इसमें जो फोकस होता है ऑडिटर का, जो ऑडिटर का फोकस होता है वो हमारा लार्ज वैल्यू पे रहता है भाजाड़, विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक। ओके। और जनरली कुछ भी हो सकता है, पहली एंट्री सेलेक्ट कर लो, लास्ट एंट्री सेलेक्ट कर लो। ओके। और है भाजड़ में कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं होता, ना कोई जजमेंट इन्वॉल्व होती, ना ही वो रैंडम नंबर टेबल यूज करता। ब्लॉक सैंपलिंग, सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक को कॉन्टिजियस आइटम, कॉन्टिजियस आइटम मतलब कॉन्टिन्यूअस आइटम। जैसे 10,000 पॉपुलेशन है, मुझे नहीं पता सैंपल कितने हैं, मैं कितने उठा रहा हूँ, 1 से 10, और 21 से 25 उठा लेना, 31 से 38 उठा लेना, 75 से 81 उठा लेना। ये ना ब्लॉक उठा लिया अलग अलग जगह थोड़े थोड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक सैंपलिंग। फिर जो सैंपल मैंने उठा लिया, अब उसको मुझे ऊपर मुझे क्या लगाना है? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जो आइटम सिलेक्ट करी है उसके ऊपर मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा। अगर किसी आइटम के ऊपर प्रोसीजर लगाना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो पर मुझे रिप्लेस करके लगाना पड़ेगा। अगर वो अप्लाई ही नहीं करना चाह रहे तो मुझे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे, और वो भी नहीं लग पा रहा तो उसको क्या ट्रीट कर लो? डेविएशन। जैसे एग्जांपल दिए, मैं लिख के आने ये, जैसे कैंसल्ड चेक हमें वेरीफाई करना था, बट एक कैंसल्ड चेक अवेलेबल नहीं था, तो उसके अलावा किसी और पे हम देख लेंगे। जैसे मैंने डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना चाहा कि इस बंदे से मुझे डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना, बट वो बंदा अवेलेबल ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया है, तो मुझे 10 डायरेक्ट कंफर्मेशन चाहिए है, तो उसको छोड़ के मैं किसी और से ले लूंगा एक और, बस। ये हमारे एग्जाम्पल है, कर लेना इनको, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड को जो डेविएशन, अब प्रोसीजर मैंने लगाए, प्रोसीजर के मेरे को पता चला कि डेविएशंस कितनी है और मिसस्टेटमेंट कितनी है, उनको मुझे एनालिसिस करना है। हो सकता है वो सारी कॉमन फीचर की हो, तो और कॉमन फीचर की है तो सबको मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है वो इंटेंशनल हो सकता है वो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो, और उसके डेविएशन को मुझे इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा। अब वो दो तरह की स्टेटमेंट होती हैं, पहला एनोमली और दूसरा नॉन, पहला एनोमली दूसरा नॉन एनोमली। एनोमली क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव टू होल नहीं होता, मतलब जो अकेली स्टेटमेंट होती है वैसी स्टेटमेंट और कोई मिलनी ही नहीं है। और नॉन एनोमली जो रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो एनोमली प्लस नॉन एनोमली मिलके क्या बन जाती है? टोटल मिसस्टेटमेंट। ओके। तो ऑडिटर को क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको ना प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा कि कितनी और डेविएट हो सकती हैं। तो एनोमली हमारी होती हैं, चलो आगे बताऊं क्या होता है, समझ गया ना वैसे एनोमली क्या होता है? नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द एविडेंसेस दैट मिसस्टेटमेंट डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ पॉपुलेशन। अगर वो एनोमली है ना, तो ऑडिटर को इंश्योर करने के एक्चुअली में एनोमली ही हो, वो किसी और को रिप्रेजेंट या अफेक्ट ना करती हो। प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा और प्रोजेक्ट करने के टाइम पे एनोमली हटा देगा। क्यों हटाएगा? और प्रोजेक्टिंग में क्या होता है? प्रोजेक्टिंग में तो यही होता है ना, जो हो गई वैसे वैसे और कितनी और हो सकती है वो देखते हैं हम, बट वैसे वैसे और तो हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए ऐसा, समझ गए। और
मिस स्टेटमेंट के लिए मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बट कंट्रोल्स के लिए ऐसी कोई डेविएशन नहीं होती है। फिर मुझे जो भी रिजल्ट आया है सैंपलिंग का वो मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो मुझे रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट मॉनेटरी अमाउंट, रेट ऑफ डेविएशन मतलब रेट ऑफ डेविएशन जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं, जितने मिस स्टेटमेंट वो जितना डेविएशन रेट वो हैंडल कर सकते हैं। कितने कंट्रोल डेबिटेड हुए तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। आगे देखो ऐसे हो गया। उसके बाद हमारा जो एस अगला आ रहा है वो आ रहा है एस 501। ये पता है कौन सा, ये हमारा स्पेसिफिक ऐसे है जो पर्टिकुलर सिर्फ तीन चीजों पर अप्लाई होता है, तीन चीजों पर। पहली चीज कौन सी, वेरी गुड, सेकंड पेशन एंड क्लेम, एंड थर्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। किन तीनों को हमें कैसे वेरीफाई करना है। इन्वेंट्री को कैसे करना है वेरीफाई, इन्वेंट्री के हम एग्जिस्टेंस को देखते हैं कि जितनी इन्वेंट्री दिख रही है उतनी ही हो, और लिटिगेशन क्लेम का वो कंप्लीट है या नहीं है, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का मतलब कि पूरे इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है, प्रॉपर है प्रॉपर नहीं है। अब इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस मुझे चेक करनी है और कंडीशन चेक करनी है कि उसके हालात कैसे हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे, अटेंडेंस, और सेकंड परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब अटेंडेंस हम कैसे करेंगे, मतलब अटेंडेंस में क्या करूंगा मैं, मैनेजमेंट के तरीके देखूंगा मैं कि कैसे वो काउंट कर रही है, इंस्पेक्ट करूंगा इन्वेंट्री कि कहीं की इन्वेंट्री ऐसी तो नहीं जो खराब हो रखी है फिर भी वो फुल में काउंट कर रहे हैं, या कोई खाली डब्बे तो नहीं पड़े हुए हैं और इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं वो, तो परफॉर्म टेस्ट का उन्हें खुद ही मैं परफॉर्म कर लूंगा। परफॉर्मिंग में जो एंटिटी के फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, मैं जैसे इन्वेंट्री फाइनल रिकॉर्ड कैसे, जो उन्होंने फिजिकल काउंटिंग करी होगी उसके रिकॉर्ड बनाए होंगे, वो रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा। सेम बात है ये जो ऊपर लिखी गई है। अब मुझे अटेंड करना है फिजिकल काउंटिंग जो मैनेजमेंट कर रही है या नहीं करना है, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैनेजमेंट ने मुझे इनविटेशन दिया कि हमारी ना फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग हो रही है तो आप अटेंड कर सकते हो। अब क्या फैक्टर्स की बेस पे डिसाइड करूंगा मैं कि मुझे अटेंड करना है नहीं करना है। फर्स्ट इज लोकेशन क्या है, सेकंड नेचर क्या है इन्वेंट्री का, स्टेज क्या है, कितना हो चुका है, रिस्क कितना है इन्वेंट्री में, कंट्रोल कैसे, जैसे ये कंट्रोल से इफेक्टिव है तो मैं उनके ऊपर ही रिलाई कर लूं कि कोई दिक्कत नहीं है सही होगा। तो ये भी टाइमिंग क्या है, ऐसा तो नहीं टैक्स ऑडिट आई हुई है और वो कह रहे कि अभी करने आ जाओ, अभी ऑडिट का टाइम है मैं कैसे आ जाऊं, क्लोजिंग का टाइम है। उसके बाद परपेचुअल है या पीरियोडिक है, परपेचुअल का रियल टाइम बेसिस पर होता है कि हर टाइम आपको अपडेट मिलेगा तो मैं बाद में भी कभी जाके देख सकता हूँ। ये फिर देखना मुझे किस एक्सपर्ट की नीड है या नहीं है। और अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी और डेट पे हो रही है, किसी और डेट पे, तो मुझे देखना है कि चेंजेस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या क्या मैटर हम देखेंगे, रिकॉर्ड्स एडजस्ट प्रॉपरली हुए हों, परपेचुअल रिलायबल होना चाहिए, और कोई डिफरेंसेस हैं तो फिर ऑडिटर को एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। अब ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया, अनेबल टू अटेंड, ऑडिटर नहीं जा पाया अब, तो वो किसी और डेट पर जाके वेरीफाई कर लेगा। ओके। अब अगर अटेंडेंस करना इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसा होता है, मान लो इट विल लीड टू थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर, वहां पर जाना सेफ नहीं है। जैसे मान लो अब पहले काम में कोई इंडस्ट्री है, वैसे तो है नहीं वहां पर कोई, लेट्स से कंपनी है वहां पर, क्योंकि वहां की फिजिकल ऑडिट हो रही है तो क्या मैं जाऊंगा वहां पे, नहीं जाऊंगा कि वहां पे खतरा है आज के टाइम पे, तो वहां पर क्या थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ ऑडिटर, तो वहां पर क्या पता वो ना भी जाए, तो इम्प्रैक्टिकेबल है, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। ऑल्टरनेटिव से उसके एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे और उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं भेजी, तो उठा के, एग्जैक्टली बट जनरल इनकन्वीनियंस एक बहाना, मतलब धूप है बहुत ज्यादा, नहीं यार बहुत पैसे लग जाएंगे, नहीं मन नहीं कर रहा वहां जाने का, क्या ये है सही, नहीं ये कोई वैलिड लॉजिक नहीं है। ओके। और ये चीज आ सकती है अगर मान लो मेरी जो स्टॉक है वो किस थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है, सर एग्जांपल दे दो, मान लो कंजाइनी के पास रखा हुआ है,
या फिर जॉब वर्कर के पास रखा हुआ है, पता है ना जॉब वर्कर, तो उसमें ऑडिटर क्या करेगा, या तो इंस्पेक्ट कर लेगा कि वहां जाके कि देखा हो, मेरे को विजिट कर लेगा वहां पर, या फिर उससे कंफर्मेशन ले लेगा थर्ड पार्टी से कि आप बताओ कि ऐसा कुछ है या नहीं है, ये गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। और ये सारा वही दिया हुआ है, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट कर लेगा, कंफर्मेशन मान लेगा, अटेंड कर लेगा, या अब मान लो उस थर्ड पार्टी की भी तो ऑडिट हुई होगी, अब उसके ऑडिटर ने भी तो ऑडिट किया होगा कि ये गुड्स कौन से हैं जो किसी और के हैं, तो उसकी रिपोर्ट चेक कर लेगा। फिर लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम में हम देखते हैं कि क्या बैलेंस शीट में कंप्लीट लिटिगेशन एंड क्लेम डिस्क्लोज किए हैं या नहीं किए हैं। और ये चेक करने के लिए वो क्या करेगा, मैनेजमेंट की इंक्वायरी लेगा, मिनट्स को रिव्यू करेगा, और लीगल एक्सपेंस को भी रिव्यू करेगा। और कोई एक्सटर्नल एंटिटी के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई है तो वो भी वो चेक करेगा। अब अगर ऑडिटर को लिटिगेशन के अंडर कुछ रिस्क लगता है तो ऑडिटर चेक करेगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। मतलब ये तो उसको ये लगता है कि कुछ लिटिगेशन में रिस्क है, या उसको ये लगता है कि मेरे को बिना बताए कुछ और रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली कंफर्मेशन कर ले। और वो जो अपना एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करेगा, वो कौन से लेटर के थ्रू करेगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी के थ्रू। बस। अब अगर नहीं ले पा रहा तो मॉडिफाई कर देगा, अल्टरनेटिव कर देगा बेसिकली। अब ये होता है लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, बट ये तो लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी कि उसको जवाब देना ही देना पड़ेगा। बट कुछ केसेस हैं कि कौन से केसेस में एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को ऑडिटर लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजेगा, और क्या क्या कंटेंट डालेगा उसमें। कंटेंट क्या क्या डालेगा, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन, सेकंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मतलब प्रोविजंस वगैरह कितने बनाने हैं, और फिर रीजनेबलनेस की जो प्रोविजंस बना रखे हैं मैनेजमेंट ने वो रीजनेबल है या नहीं, उनके बारे में वो कुछ जवाब उनसे चाहेगा, और फिर कुछ और इंफॉर्मेशन भी वो मांग सकता है, और वो चाहे तो उससे जाके भी मिल सकता है, बट कब, कब बताइए, जब रिस्क ज्यादा लग रहा हो, मैटर कॉम्प्लेक्स हो, या फिर कोई डिसएग्रीमेंट हो मैनेजमेंट के और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट मना कर दे परमिशन देने से कि नहीं जाना हमारे आपके लॉयर के पास, और अल्टरनेटिव एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं उसको, तो क्या करेंगे, मॉडिफाई द ओपिनियन। इट इज प्रेफरेबल, अगर मुझे किसी से जवाब मांगना है लॉयर से, फिर मिलना है उससे जाके, तो मैनेजमेंट की परमिशन होनी चाहिए, और मैनेजमेंट का एक बंदा भी होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट मना कर रही है ना, तो मैं किसी और से मतलब किसी और सोर्स से एविडेंसेस लूंगा, उससे भी नहीं मिल पा रहा, तो उठा के मॉडिफाई द ओपिनियन। फिर आता है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मान लो या तो एंटिटी डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है, या फिर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में डील करती है, तो वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है हमें बैलेंस शीट में। तो कैसे डिस्क्लोज कर रखी है वो हमें डील करना पड़ेगा। ऑडिटर ना एविडेंसेस लेगा रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बट वो कैसे देखेगा, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा मेथड्स की, मतलब मैनेजमेंट क्या मेथड ऑप्ट करती है ये पहचानने में कि हमें उसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, और मेथड को इवेलुएट भी कर लेगा, और एपी लगा के टेस्ट कर लेगा कि पिछले साल वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज थी तो अब की बार क्यों नहीं है ऐसा। समझे, ये आप रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब ऑडिटर ना कौन कौन से मैटर को अंडरस्टैंड करेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा, सुनो, ऑडिटर कौन कौन से मैटर्स को अंडरस्टैंड करेगा जिससे उसको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट ने उनको सही से डिस्क्लोज कर रखा है। सेल ट्रांसफर एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटरसेगमेंट अमाउंट, जो आप एडवांस अकाउंट ब्रांच अकाउंट में पढ़ते हो। बजट से कंपेयर कर लेंगे हम। एसेट्स और कॉस्ट एलोकेट का देख लेंगे हम, जो मतलब किस तरह से वो सेगमेंट और वो लोग आपस में कॉस्ट एलोकेट करते हैं, और पिछले साल से इस साल कंपेयर करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। मतलब ये देख के मुझे पता चल जाएगा कि जो उन्होंने मेथड अडॉप्ट किए हैं प्रेजेंट करने के वो सही है सही नहीं है। मतलब सेट ऑफ से किया नहीं किया, बजट कंपेयर कर लेंगे, मैंने बजट बनाया था कि उस सेगमेंट से इतना प्रॉफिट आना चाहिए, और एलोकेशन कर लेंगे, जैसे एक एसेट हम दोनों यूज कर रहे हैं, मेरे ब्रांच भी और हम भी, वो एलोकेशन कैसे हो रहा है, और पिछले साल से कंसिस्टेंट है या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। तो आज इतने करेंगे बस, ठीक है, बाकी करते हैं कल। आज के लिए इतना काफी है, बाय, सी यू सून।